हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? हमारे धंधे में जो भी लंबे समय का पैसा आया है, जो भी हमारे धंधे में लंबे समय का पैसा आया है, लंबे समय का पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, रिजर्व एंड सरप्लस से और डेट से हमारा लंबे समय का पैसा आ सकता है। अभी हमारे बाप तो है नहीं जो हमको इन्हें फ्री में पैसा दिए होगे, बदले में हमको कुछ लौटाना पड़ेगा। जो हम लौटाने वाले हैं हमारी बनेंगी कॉस्ट, और जिसको हम लौटा रहे हैं उसके लिए बनेगा रिटर्न। तो ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। जो भी कैपिटल आई है उसकी कॉस्ट, चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल आई है उसकी कॉस्ट। कैपिटल कहाँ 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 से आ सकती है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डेट से। इक्विटी की कॉस्ट बनती है डिविडेंड, प्रेफरेंस की बनती है डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे पास, उनमें कितना डिविडेंड देना है, कितना रुपए देना है, कितना परसेंटेज देना है, हमको फिक्स रहता है। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की भी कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं जो हमारे पास पड़ा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ा, नहीं, उसकी भी कॉस्ट होती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और डेट, डेट में क्या क्या जाता है भाई? ये तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना। डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन। डिबेंचर, बॉन्ड्स और लोन। ये जो पैसा आया है डिबेंचर से, बॉन्ड से और लोन से, बदले में हम लोग इनको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम जानते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन देखो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इतना तो कमाना ही पड़ेगा ताकि तू वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट को मीट कर सके। इसके टोटल 3 नाम है: मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट। और कॉस्ट जो हमेशा हम भविष्य के लिए कैलकुलेट करेंगे। चैप्टर पूरे 5 हिस्सों में डिवाइडेड है हमारा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको अपन जानते हैं रिटेन अर्निंग के नाम से। और अगर मैं चारों को टोटल कर लूँ तो बनती मेरे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दिया हुआ है: कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको अपन रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं चारों को जोड़ दूँ तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। कॉस्ट ऑफ डेट को अपन के डी के नाम से जानते हैं, प्रेफरेंस शेयर को के पी के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन के ई के नाम से जानते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को के आर ई के नाम से जानते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस इसका भाई है। रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो है ना इसका भाई है। और अगर हम चारों को जोड़ दे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनती है, जिसको अपन के ओ या डब्ल्यू ए सी सी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट का। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट मतलब क्या होता है? जो भी उधारी का पैसा आया है हमारे धंधे में, उधारी का पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? डिबेंचर से, बॉन्ड से, लोन से। जो भी उधारी का पैसा आया है हमारे धंधे में, इनको हम क्या देंगे बदले में? एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो ये बन जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है। ये पहला हमारा चैप्टर है। डेट मतलब क्या होता है? जो भी उधारी का पैसा है बदले में इनको हमको फिक्स पेमेंट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ डेट जो चैप्टर है कुल मिला के हमारे इसके जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है। पहला हिस्सा है हमारा इरिडीमेबल, फिर है रिडीमेबल। उसके बाद रिडीमेबल में 2 मेथड है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड और वाईटीएम मेथड। फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर है। कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी ये 2 ही मेथड है, क्योंकि कन्वर्टेबल हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं, तो उसमें भी सेम टू सेम ये 2 मेथड है। उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ इसमें रहता है इन्वेस्टर का। ठीक है। हम इसमें पहली मेथड शुरू करते हैं इरिडीमेबल वाली। इसके 4 बच्चे थे कॉस्ट ऑफ डेट के, तो पहला बच्चा शुरू करते हैं हम इरिडीमेबल वाला। इरिडीमेबल क्या बोलता है कि जो भी पैसा है ना तुम्हारे धंधे में, इसको वापस कब लौटाना है वो फिक्स नहीं है। हाँ, वापस कब लौटाना है वो फिक्स नहीं है। यानी कि पैसा आया हमारे धंधे में, यहाँ पे हमने उसको इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट देते गए, देते गए, देते गए। पैसा कब लौटाना है वो पता नहीं है हमको। तो हम कब लौटाएंगे? जब हमारा धंधा बंद होगा। तो हमारे पास इरिडीमेबल में कि फाइनली कॉस्ट क्या बन रही है? इंटरेस्ट की। जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बन रही है खाली इंटरेस्ट की। हाँ, अब इंटरेस्ट में क्या होता है? हमको टैक्स सेविंग हो जाती है। हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाले, हमारी इनकम कम हुई, खर्चा बढ़ा, जिससे हमको टैक्स सेविंग हो गई। तो याद रखना हमेशा इंटरेस्ट जहाँ जहाँ भी आएगा, इंटरेस्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट में ही आता है। तो इंटरेस्ट के केस में हम नेट कॉस्ट लेके चलते हैं आफ्टर टैक्स सेविंग के बाद में। ठीक है। तो नेट कॉस्ट क्या बनती है इंटरेस्ट के केस में? इंटरेस्ट 1 माइनस टी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट में हमेशा टैक्स सेविंग होगी और हम उसकी नेट कॉस्ट को लेके चलेंगे। हम उसकी नेट कॉस्ट को लेके चलेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को पूरा नहीं लेके चलना है कि भैया इंटरेस्ट की कॉस्ट इतनी थी, पूरी इंटरेस्ट की कॉस्ट मेरी, नहीं नहीं नहीं। इंटरेस्ट में टैक्स सेविंग हो जाती है और इंटरेस्ट की हमेशा नेट कॉस्ट ही हमारी लागत बनती है। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है नेट कॉस्ट इन केस ऑफ अ डेट इज ये इंटरेस्ट 1 माइनस टी। एक जेनरिक फार्मूला क्या पढ़ा है हमने चैप्टर में? जेनरिक फार्मूला होता है, हमने ये इतने पढ़े, चार चार को टोटल कर दो तो ये बन जाता है 5वां। चारों में एक जेनरिक फार्मूला क्या है? देखो, कॉस्ट डिवाइड बाय फंड इंटू 100। चारों में ऐसे ही एक इसी के माध्यम से ही फार्मूला बने कि हमारी कितनी लागत बनी, कितना पैसा आया था इंटू 100। अब ये रिडीमेबल वाले के फार्मूले की बात करता हूँ। ये लिखा है के डी इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 माइनस टी इंटू 100। ये क्या है? हमारी इंटरेस्ट की नेट कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय एन पी। अब हम एक एक को उठा के तोड़ते हैं।
इसको तोड़ फोड़ मचा देते एक एक को उठा के। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है हमारा वो इंटरेस्ट पर डिबेंचर है, इंटरेस्ट पर डिबेंचर, कि हम एक डिबेंचर को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी रुपीज़ में। यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं लिखना कि इतना परसेंट दे रहे हैं, परसेंटेज नहीं, रुपीज़ लिखना है यहाँ पे। इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपीज़, इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपीज़, ये याद रखना है। पर डिबेंचर आता है, रुपीज़ आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू इंटू अपन इंटरेस्ट का परसेंटेज कर देंगे। इंटरेस्ट का परसेंटेज ना दिया हो तो दूसरे नाम से इसको अपन जानते हैं कूपन रेट के नाम से भी। अगर फेस वैल्यू क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 100 रुपये मान लो। अगर मार्केट वैल्यू कितने रुपये दी है, 8 रुपये 9 रुपये, तो हम फेस वैल्यू को 10 रुपये मान लेंगे। और देखना बॉन्ड के केस में हमेशा फेस वैल्यू 1000 रुपये ही होगी। अब जो टैक्स रेट है वो कॉर्पोरेट का होता है। नेट प्रोसीडिंग यानी कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा आया है, तो हमको पर डिवेंचर लेके चलना है। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। और ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये जो फॉर्मूला है वो हर जो भी हमने पढ़े ना, हर फॉर्मूले में नेट प्रोसीडिंग नीचे ही आता है कि कितना पैसा आया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़े थे कि कॉस्ट डिवाइडेड 1/100 कितना पैसा आया है। और याद रखना सब फॉर्मूले में पर ही था, तो नीचे तो नेट प्रोसीडिंग हम हर फॉर्मूले में आएगा, जितने भी ये 4 मेथड के अंदर फॉर्मूले, तो नेट प्रोसीडिंग जहाँ भी आएगा ये वाला फॉर्मूला लिखना, अदरवाइज नेट प्रोसीडिंग गलत निकलेंगी तेरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर उसमें लिखना है। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिख देंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट से आ जाता है इशू प्राइस पर डिबेंचर की, कि मैंने इतने में इशू किया हूँ। और क्वेश्चन में अगर इशू प्राइस नहीं दिया, मार्केट प्राइस मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ मार्केट प्राइस ले लूँगा। अगर क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन है, सेल्स प्राइस दिया है, तो मैं यहाँ पे सेल्स प्राइस ले लूँगा इस डब्बे के अंदर, ठीक है। अगर हो सकता है क्वेश्चन में मेरे को ये भी गिवन हो कि मार्केट प्राइस इतना है, मार्केट में इतने का चल रहा है लेकिन मैंने इशू इतने में किया हूँ, या फिर मार्केट में इतने चल रहा है और मैंने बेचा इतने में हूँ। हाँ, ये दोनों का मतलब एक ही है जर्नल, अगर एक हिसाब से अपन देखा जाए कि मैंने इतने में इशू किया हूँ, इतने में मैंने बेचा हूँ, बात एक ही है। मार्केट में भले कितने का चल रहा हो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि इशू प्राइस, तो मैं यहाँ पे इशू प्राइस ही लूँगा। कितना मेरे पास पैसा आया मार्केट, और कुछ नहीं दिया है, मार्केट प्राइस दिया तो मार्केट प्राइस ले लूँगा मैं। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 25 और 24 पे कॉन्सेप्ट था, इससे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके पहले ये कर लेता हूँ कि मेरा फॉर्मूला बना फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाती है। अगर क्वेश्चन में हो सकता है ये डायरेक्ट दी हो, ये डायरेक्ट दी हो, ये डायरेक्ट दी हो, तो वो ले लूँगा मैं। ये दोनों दी हो तो मैं कौन सी लूँगा भाई, इशू प्राइस लूँगा। माइनस करूँगा फ्लोटेशन कॉस्ट, हो जाएंगी मेरा नेट प्रोसीड पर डिबेंचर। अब क्वेश्चन नंबर 25 और 24 में चलते हैं हम। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि इक्विटी शेयर का कोटेड मार्केट प्राइस दिया था इतना, और इशू प्राइस दिया हुआ था 125। मार्केट प्राइस दिया 130 रुपये और मैंने इशू किया हूँ 125 में, तो मैं वो डब्बे में कौन सा अमाउंट लूँगा भाई, वहाँ पे लूँगा मैं 125 रुपये। कहाँ गया वो डब्बा, ये 125 रुपये में है, यहाँ पे लिखूँगा इस डब्बे में, इस डब्बे के अंदर लिख दूँगा। हाँ, तो मार्केट प्राइस भले ही दिया लेकिन डायरेक्टली गिवन है कि मैंने इशू में कितना दिया हूँ। पैसे तो मेरे पास कितने 125 रुपये ही आए होंगे। और एक ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, फेस वैल्यू भी गिवन है मेरे को, मार्केट प्राइस भी गिवन है, सेल वैल्यू भी गिवन है। मार्केट प्राइस इतने में मार्केट में चल रहा है ये तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया कि भाई मैंने सेल इतने में किया हूँ, तो मैं 110 रुपये ले लूँगा उस डब्बे के अंदर में, ठीक है। इस डब्बे के अंदर पे ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करना है आपको। अब क्वेश्चन में 100 बेसिस पॉइंट मतलब दिया हुआ है, तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1%। अगर बोलता है कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, पहले था 10%, अभी 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, तो 10 में प्लस 1 करूँगा तो 11% रह जाएगा। डायरेक्टली इसका मतलब होता है 1% ऐड कर दो। ये मत करना है कि 10% का 1% ऐड करूँ, ये बनेगा, वो नहीं करना। डायरेक्टली 10 + 1 11% बन जाता है। अगर क्वेश्चन में लोन वाला केस हो, मैंने पढ़ा था ना डेट 3 प्रकार का हो सकता है, डिवेंचर, बॉन्ड और लोन। लोन वाला केस हो, फॉर्मूला मेरा अगर मैं वाला लगाता हूँ I1 - 3 डिवाइड बाई NP × 100, तो वहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था, आई मतलब होता है इंटरेस्ट पर डिवेंचर इन रुपीज़। अब यहाँ पे मैं पर डिवेंचर कहाँ से लेके आऊँ लोन वाले केस में, है ना, लोन वाले केस में पर डिवेंचर कहाँ से लेके आऊँ। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये ऊपर का फॉर्मूला लिखूँगा और यहाँ I1 - T, आई में जो डायरेक्टली रेट गिवन था ना लोन का, वो लिख दूँगा यहाँ पे। तो मेरा आफ्टर टैक्स सेविंग ये निकल जाएगा मेरा KD, खाली I1 - T। ये फॉर्मूला कब कब लगेगा, अगर क्वेश्चन में मेरे को बोलता है कॉस्ट ऑफ डेट, ये नहीं बताता है कि वो डिवेंचर है कि बॉन्ड है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर मेरे को फेस वैल्यू दी है इतने रुपए, यहाँ पे बोला है प्रीमियम 10% है, तो मैंने इसका 10% ऐड किया तो 110 रुपये आया मेरे पास। अब बोलता है फ्लोटेशन कॉस्ट है वो भी 10% है, मैं फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे लगाऊं, फेस वैल्यू पे लगाऊं कि इशू प्राइस पे लगाऊं। क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा इशू प्राइस पे लगेगा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन बोलता है कि डायरेक्ट फेस वैल्यू पे लगाओ। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर क्वेश्चन में मेरे को गिवन है नहीं है
कि काय कितने पे इशू हो रहा है, पार पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि मार्केट प्राइस इतनी है, तो जो मार्केट प्राइस गिवन है ना उसी को मैं इशू प्राइस मान लूँगा। ये यहाँ पे ये अगर मेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, मार्केट प्राइस दिया है, तो मैं मार्केट प्राइस ले लूँगा। मार्केट प्राइस को मैं इशू प्राइस मान लूँगा। हाँ, और क्वेश्चन अगर बोलता है कि भाई देख ये मेरी टाइमलाइन है, हाँ ये मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इशू हुआ था मेरा 100 रुपये का, आज उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 80 रुपये, यहाँ पे बोल कॉस्ट निकाल तू, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकाल। तो मैंने क्या पढ़ा, जो भी कॉस्ट निकलती हमेशा फ्यूचर के लिए निकालती, तो मैं एन में बचा हुआ टर्म लूँगा, और जो भी आज मार्केट प्राइस चल रही है वही मेरी नेट प्रोसीडिंग में इतना अमाउंट आएगा, ना कि यहाँ पे जितने में इशू हुआ था। यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है वही आता है। ठीक है, अब आता हूँ मैंने कॉस्ट ऑफ डेट में कितने पढ़ा था, 4 बच्चे पढ़ा था, तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट इरिडीमेबल कंप्लीट हो गया। मैं रिडीमेबल की बात करता हूँ, रिडीमेबल यानी कि ये वाला, रिडीमेबल का मतलब ये वाला बात करता हूँ। रिडीमेबल में 2 मेथड थी, अप्रॉक्सीमेशन मेथड थी और YTM मेथड थी। सबसे पहले बात करता हूँ अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अप्रॉक्सीमेशन मेथड करने वाले अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही लगेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, उसके पहले मैं बात करता हूँ रिडीमेबल डेट मतलब क्या होता है। रिडीमेबल डेट मतलब होता है कि मेरे पास पैसा आया, मैंने इंटरेस्ट दिया और ये पैसे को वापस कब देना है ये भी पता रहता है हमको, फिक्स रहता है कि भैया इतने समय बाद आपको पैसे वापस देना है। हो सकता है जो पैसे वापस दे रहा हूँ मैंने शुरू में 100 रुपये लिया हूँ उन लोगों से, बाद में मेरे को 110 रुपये देना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन रिडम्पशन वैल्यू। कॉस्ट हमारी मतलब यहाँ पे क्या क्या बन रही है, जो भी हम ब्याज दे रहे हैं और जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट की कॉस्ट, नेट कॉस्ट लेते चलना है हमेशा। इंटरेस्ट डेट के केस में जहाँ भी आया है तो उसकी कॉस्ट हमको नेट ही लेके चलना है, क्योंकि हमको उसमें टैक्स सेविंग हो जाती है। वैसे यहाँ पे हमने नेट उसकी कॉस्ट लेके चले इंटरेस्ट की 1 माइनस टी, और रिडम्पशन वैल्यू भी एक्स्ट्रा दे रहे तो RB माइनस NP डिवाइड बाई N। जो हमारी एक्स्ट्रा दे रहा अपन उसको पूरी लाइफ में बांट दी है, RB माइनस NP डिवाइड बाई N। अब इसके मेन फॉर्मूले पे जाता हूँ, है ना। KD इज इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस RB माइनस NP डिवाइड बाई N। फिर इसका एवरेज कर लो, RB प्लस NP डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब एक को तोड़ फोड़ डालो। I मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर डिवेंचर इन रुपीज़। सेम एज पहले जैसा, पर ये याद रखना है यहाँ पे पर आता है, यहाँ पे रुपीज़ आता है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू इंटू इंटरेस्ट रेट, और बाकी जो हमने पहले पढ़ा था वो सेम टू सेम है। टैक्स कॉर्पोरेट का होता है रिडम, और उसका NP पढ़ लेता हूँ। NP मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीडिंग, कितना पैसा आया पर डिवेंचर लेके चलना है यहाँ भी। सेम टू सेम जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे इधर साइड ऊपर लिखा हुआ था वही हमको लेके चलना है। N मतलब होता है लाइफ ऑफ डिवेंचर इन रुपीज़। रिडम्पशन वैल्यू की अगर बात करता हूँ कि रिडम्पशन वैल्यू मेरे को लेके चलना है पर डिवेंचर। कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा होगा, प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम ऐड कर दूंगा मैं। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। अब जो मैंने पहले पढ़ा था ना कुछ पेज पहले, तो उसी को एक बार वैसे का एक और क्वेश्चन आया था कि क्या बोलता है कि मैंने इतने साल पहले इशू किया था 100 रुपये का, आज जिसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपये चल रही है, और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, उसको एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ डेट। आगे बचे हुए 5 साल, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं नेट प्रोसीड यहाँ पे खड़े होकर निकाल रहा हूँ। कॉस्ट हमेशा भविष्य के लिए निकलती है, तो मैं 80 रुपये NP में ले लूँगा और N की जगह पे आगे वाले साल ले लूँगा। N में आगे वाले साल लूँगा और नेट प्रोसीडिंग में ये लूँगा यहाँ का मार्केट प्राइस। ये भी ठीक है। अब मैं इसी की दूसरी मेथड करता हूँ, YTM मेथड। YTM मेथड को अपन बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, देख मेरे पास पैसा आया, मैंने इंटरेस्ट दिया, रिडम्पशन वैल्यू भी दिया। अभी जो फ्यूचर वैल्यूज़ है, ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास सबसे पहले तो पैसा आया इतने रुपए। अभी जो फ्यूचर वैल्यूज़ है इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू, याद रखना इंटरेस्ट में भी नेट कॉस्ट ही लेना, इंटरेस्ट की पूरी कॉस्ट मत ले लेना, इंटरेस्ट की हमेशा नेट कॉस्ट लेके चलता है। ये जो वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग करेंगे, हाँ डिस्काउंटिंग करेंगे इनको अपन, ताकि इस रेट पे डिस्काउंटिंग करेंगे कि ये नेट प्रोसीडिंग की बराबर आ जाए। इसका बेसिक ही मतलब क्या है, अगर मैं आम भाषा में समझना चाहूँ कि मैं आज इतने रुपए डालता हूँ, मेरे को इतना ब्याज चाहिए और आखिरी में इतने रुपए भी चाहिए, तो मैं किस रेट पे डालूँ कि मेरे को ये सब मिल जाए। इसको अपन बोलते हैं क्या,
कंपाउंडिंग करना, लेकिन अपन वापस खींच के ला रहे तो उसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, कि मेरे को यहाँ पे इतना 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 रुपये मिलने वाला है और इतनी आखिरी में वैल्यू मिलेंगी, तो मैं शुरू में यहाँ पे कितने रुपये डालूँ और किस रेट पे डालूँ। कितने रुपये डालूँ वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है, किस रेट पे डालूँ, तो जो भी रेट आएगा वो मेरी कॉस्ट बन जाएंगी। ये लिखा है द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, ये फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे भी नेट प्रोसीडिंग के बराबर होगी वो रेट होगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा। अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू को बराबर लाना है प्रेजेंट वैल्यू के, तो मेरे को उसको इंटू करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है,